आदिवासी कभी भी बीजेपी की तरफ नहीं हुए। कांग्रेस का वोट बैंक आदिवासी जरूर रहा है। कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए आदिवासी समाज के नाम पर भारत आदिवासी पार्टी बनी और भारत आदिवासी पार्टी जो है वो बहुत हद तक कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रही। चुनाव जीतने के बाद भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार जी रोड एवं विधायक और भारत आदिवासी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वह अपने इस वादे से मुकर गया कि अगर भारत आदिवासी पार्टी बीजेपी की विरोधी है तो कांग्रेस का जो अलायंस है इंडिया गठबंधन उसके साथ बीजेपी को होना चाहिए। एक फेसबुक पोस्ट से इस पूरे कहानी की शुरुआत करेंगे। आप फेसबुक पर एक पोस्ट करते हैं और उसमें दावा करते हैं कि जो भारत आदिवासी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ऐसा क्यों आपको लगता है? आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दक्षिण राजस्थान को आदिवासी क्षेत्र कहते हैं। ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आदिवासियों के लिए आरक्षित क्षेत्र है और यहाँ पर सभी कुल 17 जो आदिवासी सीटें हैं वे सभी आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। और इस दक्षिण राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी जिसको बीएपी कहते हैं वो बहुत अधिक चर्चा में है और लोकप्रिय भी है, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी को अभी तक आदिवासी समाज का समर्थन दक्षिण राजस्थान का आदिवासी समुदाय शुरू से कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। आदिवासी कभी भी बीजेपी की तरफ नहीं हुए। कांग्रेस का वोट बैंक आदिवासी जरूर रहा है। कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए आदिवासी समाज के नाम पर भारत आदिवासी पार्टी बनी और भारत आदिवासी पार्टी जो है वो बहुत हद तक कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रही और बहुत कम समय में 4 विधायक और एक सांसद आज भारत आदिवासी पार्टी से चुने गए हैं और पूरे देश में भारत आदिवासी पार्टी है वो आदिवासियों की पार्टी के रूप में उभरी है और बहुत चर्चा में। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी ने जिस प्रकार से आदिवासियों से वादा किया था कि भारत आदिवासी पार्टी आरएसएस और बीजेपी से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेगी और भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी गठबंधन या अलायंस करने की आवश्यकता पड़ी तो वह कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के साथ में रहेगी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार जी रोड एवं विधायक और भारत आदिवासी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वह अपने इस वादे से मुकर गया और अभी वह स्वतंत्र होने का दिखावा कर रहा है। लेकिन कहीं न कहीं अंदर खाने लोग अब ये महसूस कर रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी जो है वो छिपे तौर पर और कभी-कभी खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। और इस वजह से समझना चाह रहा हूँ कि आखिर आपको या फिर आपके जैसे विचार वाले लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बीएपी और जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है? जी, ऐसा है कि मुझे और आदिवासी क्षेत्र के समस्त बुद्धिजीवियों को भारत आदिवासी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ छिपा हुआ जो गठबंधन है वो इस वजह से लग रहा है कि अगर भारत आदिवासी पार्टी बीजेपी की विरोधी है तो कांग्रेस का जो अलायंस है इंडिया गठबंधन उसके साथ बीएपी को होना चाहिए। लेकिन बीएपी जो है वो बार बार कांग्रेस का वोट लेने के लिए कांग्रेस को झांसा देती है कि हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाती है कांग्रेस का समर्थन लेकर के तो चुनाव जीतने के जस्ट बाद में वह घोषणा करती है कि हमारा कांग्रेस से कोई संबंध नहीं। अगर भारत आदिवासी पार्टी बीजेपी या आरएसएस के बढ़ते प्रभाव को आदिवासी क्षेत्र में रोकना चाहती है तो कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश में
बीजेपी का मुकाबला करने में सक्षम है। और राजस्थान में भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। अगर भारत आदिवासी पार्टी कांग्रेस के साथ हो जाए तो बीजेपी को रोका जा सकता है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी कांग्रेस का समर्थन किसी भी जगह नहीं करती है, और कांग्रेस का समर्थन नहीं करने के साथ साथ वह खुले तौर पर कभी कभी भारत आदिवासी पार्टी का समर्थन करती हुई भी नजर आती है। अभी जी बिल्कुल, लेकिन गरासिया हाल जी, ही आपने में जय कृष्ण पटेल जी के मुद्दे पे भी आपने ये कहा है कि भारत आदिवासी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष चलने वाली पार्टी है, तो जय कृष्ण पटेल के मुद्दे में आपको ऐसा क्यों लगा? मुझे ऐसा इसलिए लगा कि आदिवासी क्षेत्र में सभी को ऐसा लग रहा था कि विधानसभा अध्यक्ष इतने पुख्ता भ्रष्टाचार के सबूत बीएपी विधायक के विरुद्ध होते हुए अभियोजन चलाने की स्वीकृति जो है वो निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष देंगे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने भारत आदिवासी पार्टी विधायक जय कृष्ण पटेल के विरुद्ध एसीबी को भ्रष्टाचार के अंतर्गत मुकदमा चलाने की स्वीकृति नहीं दी, जिससे साफ जाहिर होता है कि अंदर खाने कहीं न कहीं भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच में समझौता है। और इस बात को हमने विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में भी देखा था। बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा गरासिया जी, अध्यक्ष का चुनाव जब हुआ जी तो भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार जी ने वसुंधरा जी का जो विधानसभा अध्यक्ष के आवेदन का प्रस्ताव था उस पर समर्थन में हस्ताक्षर किए, जिससे पूरे आदिवासी क्षेत्र में एक मैसेज गया कि कहीं न कहीं भारत आदिवासी पार्टी जो है वो बीजेपी से मिली हुई है। अगर बीजेपी से मिली हुई नहीं होती तो विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष को समर्थन नहीं करती। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं भारत आदिवासी पार्टी अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिली हुई है और ठीक है आदिवासी गरासिया जी, का आपने वोट समझौते का लेने के जिक्र लिए। किया, आपने समझौते शब्द का जिक्र किया, तो उस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। आखिर किस तरीके का ये समझौता संभावित हो सकता है, क्योंकि आप भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं को अच्छी तरह जानते हैं, उनके साथ रहे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है अपना हित साधने के लिए भारत आदिवासी पार्टी के नेता आपके अनुसार कि किस हद तक जा सकते हैं इस समझौते के लिए और अपना हित साधने के लिए? जी देखिए 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें मैं भारत आदिवासी पार्टी की सलाहकार समिति और फाउंडर मेंबर में था। उस समय कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी को आदिवासी क्षेत्र की 17 सीटों पर यह प्रस्ताव दिया था कि 8 सीट भारत आदिवासी पार्टी लड़े और 9 सीट कांग्रेस लड़े। और इस प्रस्ताव के पक्ष में भारत आदिवासी पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता थे, लेकिन राजकुमार जी और उस समय जो तत्कालीन विधायक थे राम प्रसाद जी और अन्य जो कार्यकर्ता थे कुछ, उन्होंने व्यक्तिगत निर्णय लिया कि कांग्रेस के प्रस्ताव को नहीं माना जाए और स्वतंत्र चुनाव लड़ा जाए। और भारत आदिवासी पार्टी ने कांग्रेस के 8 सीट के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और 25 जगह पर चुनाव लड़वाया। इस वजह से 22 जगह कांग्रेस हारी और 3 जगह बीजेपी जीती, जिससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं भारत आदिवासी पार्टी जो है वो आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत आदिवासी पार्टी से छिपे तौर पर मिली हुई है। लेकिन आप समझौते का जिक्र कर रहे थे, समझौता क्या हुआ होगा संभावित आपके अनुसार? संभावित समझौता किसी भी प्रकार का हो सकता है कोई बहुत बड़ी आर्थिक डील हुई हो या कोई और चीज तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं की आर्थिक स्थिति दिन रात जो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए अंदर खाने ऐसा महसूस होता है कि कोई न कोई इनका समझौता हुआ है और इस वजह से ये लोग जो है वो कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करके बार बार स्वतंत्र रहते हैं और स्वतंत्र रहने का दिखावा करते हैं। ठीक है गरासिया जी, एक प्रतिक्रिया में जानना चाह रहा था, क्योंकि बीएपी पे लगातार ये आरोप लगता है कि सरकार बचाने के लिए, खासतौर पर गहलोत की सरकार बचाने के लिए 25-25 करोड़ रुपए उनके विधायकों को मिले थे। उस समय आप शायद बीएपी के नेताओं के समक्ष थे, उनके साथ थे, उनकी राजनीति को करीब से देख रहे थे। आपको लगता है कि ये आरोप सही है
मैं पुख्ता तौर पे तो मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां उस समय बनी थी और वर्तमान में बीएपी विधायकों की जो संपत्तियां नजर आ रही है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये एक शोध का विषय है कि आय से अधिक संपत्ति बीएपी विधायकों के पास में कहां से आई। क्योंकि बीएपी के दोनों विधायक जो हैं, उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बिल्कुल कमजोर थी, टापरे से निकले दोनों विधायक, और आज उनके बंगले खड़े हो गए हैं, खेती की अच्छी महंगी जमीन इनके पास में है, काफी सारे प्लॉट्स इनके पास में हैं, इनके पास में जेसीबी आ गई है, इनके पास में बड़े बड़े डंपर ट्रक आ गए हैं। तो इतनी सारी जो सुविधा इनके पास में आई है, तो शक की सुई जो है वो इनकी तरफ जाती है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ में लेन देन का कोई समझौता अंदरूनी इनका हुआ। ठीक है, गरासे जी, एक बार फिर जयकृष्ण पटेल के मुद्दे पे लौटते हैं। मेरा जो सवाल है वो ये है, क्योंकि अभी फिलहाल जमानत हुई है, केस बंद तो हुआ नहीं है, तो और जांच प्रणाली भी चल रही है, तो आपको नहीं लगता है कि आपने जो फेसबुक पोस्ट डाला है या जिस तरीके की सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया दी है वो काफ़ी जल्दबाजी है? क्योंकि केस तो खत्म नहीं हुआ, तो समझौते का भी आई थिंक जिक्र होना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है? ऐसा है, विधानसभा अध्यक्ष जी अगर अभियोजन चलाने की स्वीकृति देते तो निश्चित रूप से बागीदरा विधायक जयकृष्ण पटेल की जमानत नहीं होती। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से अभियोजन चलाने की स्वीकृति नहीं दी, जैसा कि हमने प्रतिष्ठित अखबार जो राजस्थान के है, राजस्थान पत्रिका और भास्कर की जो न्यूज है, उसमें पढ़ा कि विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने अभियोजन चलाने की स्वीकृति नहीं दी। तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि इतने पुख्ता सबूत, ऑडियो, वीडियो और हर प्रकार के जो सबूत सामने आए थे, उसको देखते हुए निश्चित रूप से इनको अभियोजन चलाने की स्वीकृति देनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने स्वीकृति नहीं दी, और इसी वजह से इनकी जमानत जो हुई है, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अंदर खाने कोई न कोई इनका गोपनीय समझौता हुआ है। ग्रासिया जी, आप कहते हैं कि सिर्फ दारू की बोतल में बिक कर बीएपी को वोट ना दें, तो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या वाकई में आपको लगता है कि दक्षिण राजस्थान की राजनीति में इतना प्रभुत्व रखने के बाद और 4 विधायक, एक सांसद देने के बाद, क्या वाकई में जो भारत आदिवासी पार्टी की जो सियासी राजनीति है ये दारू की बोतल तक सीमित है? क्या दारू की बोतल के कारण इतना प्रभुत्व लगातार बढ़ता जा रहा है? ऐसा है कि शराब जो है वो आदिवासी समाज में अभी जो नई पीढ़ी है वो बहुत हद तक जो है वो नशे की आदी हो चुकी है, और नशे की आदी युवा पीढ़ी को नशे का लोभ लालच दे करके और वोट लेने के लिए समाज में वातावरण निर्माण करना जो है वो आसान है। और जिस तरीके का माहौल भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं द्वारा विधानसभा चुनावों के समय खड़ा किया जाता है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं बहुत अधिक पैसा जो है वो भारत आदिवासी पार्टी चुनावों में झोंक रही है, और शराब, मांस आदि का जो है वो प्रचलन भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से भी आदिवासी युवाओं में जो है वो करवाया जा रहा है, और इस वजह से भी इनका माहौल जो है वो बन रहा है। जी, यहाँ एक और फेसबुक पोस्ट का मैं आपका जिक्र करना चाहता हूँ। आप ये दावा करते हैं कि नशेली पोटली पौवा पीने वाले युवा भील युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप खुलकर नाम लें ताकि दर्शकों और जनता को पता चले कि आखिर ये कौन लोग हैं जो आदिवासी भील युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि मैं किसी का नाम ले करके और मैं ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा बकड़ा खड़ा हो, लेकिन मैं एक सलाह देना चाहता हूं सरकार को भी आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी बीएपी के नेता हैं, लीडर हैं, उन तमाम लीडर और विधायकों का शराब पीने संबंधी जो टेस्ट होता है, ब्रेथ एनालाइजर, वो टेस्ट किया जाए तो अपना पता लग जाएगा कि कितने नेता जो है वो शराब पीते हैं और कितना नहीं पीते हैं। चाहे वो भारत भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के नेता हो तो लगभग सभी शराबी हैं, और भारत आदिवासी पार्टी के नेता हो तो सभी जो है वो शराब पीते हैं, और युवाओं के साथ में इनकी बैठकें भी होती है। जी, एक हालिया रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा एक बार फिर थोड़ा सा इंटरव्यू का समय और आपका लिया जाएगा। बीएपी के गढ़ जिला परिषद वार्ड नंबर 9 में भाजपा की जीत होती है।
डूंगरपुर जिला परिषद पीठ सीट पर भाजपा विजय होती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि समय के साथ साथ बीएपी का जो एक ग्राफ है वो नीचे गिरता जा रहा है, या फिर इसे आप समझौते की पेशकश की तरह देख रहे हैं? मतलब किस तरीके से आपकी दृष्टि में ये है? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी ने आदिवासी, शिक्षित, बेरोजगार युवाओं के साथ में 2018 से कई सारे वादे किए थे। पहला वादा ये किया था कि हम आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिलवाएंगे, हम 5वीं अनुसूची के अनुरूप आरक्षण दिलवाएंगे, हम आदिवासी क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगे, और हम शिक्षित, बेरोजगार युवाओं के लिए जो है वो नौकरियों के रास्ते सरकारों पर दबाव बना करके खुलवाएंगे। लेकिन 2018 से लेकर आज तक हम देखते हैं कि 2018 में भी आदिवासियों को आदिवासी क्षेत्र में 45% रिजर्वेशन था। भारत आदिवासी पार्टी ने बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी आंदोलन करने के बाद सरकार से किसी भी प्रकार से वार्ता नहीं करती है, और इस वजह से आज भी 2018 में जो 45% रिजर्वेशन था वही मिल रहा है, राजस्थान में 12% रिजर्वेशन था वही मिल रहा है। उसी के साथ आदिवासी, शिक्षित, बेरोजगार युवाओं की आरक्षण मंच की एक बहुत बड़ी मांग थी कि राजस्थान में एसटी का जो 12% आरक्षण है उसमें से 6.5% पृथक आरक्षण दक्षिण राजस्थान के भीलों के लिए अलग दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में वर्गीकरण के निर्देश के बावजूद भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार जी रोत ने विरोध किया कि 12% जो आरक्षण है उसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होना चाहिए। राजकुमार जी कहीं न कहीं आदिवासी क्षेत्र के जो शिक्षित, बेरोजगार युवा हैं उनके हितों की अनदेखी कर रहे हैं। अगर वे वास्तव में आदिवासी क्षेत्र के आदिवासी भील युवाओं का भला चाहते तो 6.5% पृथक आरक्षण जो भील शिक्षित बेरोजगारों की एक लंबित मांग है उसका समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने समर्थन नहीं किया। इस वजह से आदिवासी युवाओं का मोहभंग हुआ। दूसरा, जब से भारत आदिवासी पार्टी 2018 से सक्रिय है, तो 2018 के बाद आज तक भारत आदिवासी पार्टी ने 2018 से 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चलाई, लेकिन किसी भी प्रकार, अभी राजकुमार जी रोज सांसद हैं, लेकिन उन्होंने भी केंद्र सरकार से किसी प्रकार का कोई भी विशेष बजट आवंटित नहीं करवाया, और इस वजह से आदिवासी लोगों के भीतर भारत आदिवासी पार्टी से मोह जो है वो भंग होता जा रहा है। और एक आईना जो 84 विधानसभा चुनाव क्षेत्र है जो राजकुमार जी रोत का गृह क्षेत्र है, उसी के साथ में भारत आदिवासी पार्टी के अभी जो विधायक बने हैं अनिल कुमार जी कटारा, तो उन अनिल कुमार जी ने जो सीट खाली की थी जिला परिषद की, उस सीट पे चुनाव हुए, और विधायक और सांसद के होते हुए भी भारत आदिवासी पार्टी को जिस तरीके से 84 क्षेत्र के लोगों ने नकारा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं भारत आदिवासी पार्टी से आदिवासी, शिक्षित, बेरोजगार युवाओं का मोह भंग हो रहा है, और उसका खमियाजा जो है वो। जी, ग्रासिया जी, आपने मोह भंग का जिक्र किया, इसलिए मैं एक और चीज समझना चाह रहा हूँ कि भारत आदिवासी पार्टी के तमाम राजनीतिक मुद्दों में एक जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा सरगर्मियां बटोर रहा है, वो है आदिवासी हिंदू नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है आदिवासी हिंदू ना होने का, वो सियासी तौर पर भारत आदिवासी पार्टी को किसी तरीके का फायदा पहुंचा रहा है, या उनके लिए सियासी नुकसान साबित हुआ है? जी, ऐसा है, अभी इनको फायदा नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आदिवासी समाज के गोविंद गुरु संत मावजी महाराज, संत सुरमाल महाराज, संत देवापुरी महाराज, दो आदिवासियों के गुरु हैं, आदिवासियों के लोकप्रिय संत हैं, उन संतों की वाणियों को अगर देखा जाए तो आदिवासी जो है वो सनातन हिंदू संस्कृति को फॉलो करते हैं, और सदियों से आदिवासी सनातन हिंदू संस्कृति को मानते आए हैं। आदिवासी क्षेत्र में सुदूर पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में शिव जी के मंदिर हैं। आनंदपुरी के अरावली पहाड़ी जो है, उन पहाड़ी क्षेत्रों में जहां न तो कोई ब्राह्मण पहुंच सकता है न कोई गैर आदिवासी पहुंच सकता है, वहां पर एक शिव जी का लोकप्रिय प्रसिद्ध मंदिर है। गौतमेश्वर में शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, बड़ेश्वर में शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है,
ये सारे मंदिर जो शिव जी के हैं, जिनके पुजारी भी आदिवासी, जो इस बात का प्रमाण है कि आदिवासी जो है वो सदैव से हिंदू धर्म को मानता आया है। और आज भी आदिवासी समुदाय जो है वो 80 से 90% हिंदू आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। और भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत और अन्य नेता जो हैं वो केवल अपनी सियासी सीट जीतने के लिए, अपनी राजनीति के लिए आदिवासी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को धर्म से विमुख कर रहे हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्र में धर्म से विमुख होने के बाद में जो आदिवासी युवाओं में संस्कारहीनता आई है, चरित्रहीनता आई है, चोरी, डकैती, लूटपाट, बलात्कार जैसी घटनाएं आदिवासी क्षेत्र में बढ़ी है, उसको देखते हुए आदिवासी समाज महसूस कर रहा है कि आदिवासी युवाओं को संस्कारित करना रखना है तो आदिवासी को अपने धर्म पर पुनः लौटना होगा और बिल्कुल हिंदू आइडियोलॉजी, हिंदू संस्कृति इसको मानना होगा। बिल्कुल, आपने धर्म की बात की गरासिया जी। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि लगातार आप न सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा को लेकर बल्कि राजकुमार की जो राजनीति है उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा प्रमुख विरोधी रहे हैं। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई राजकुमार रौत आदिवासी युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, आदिवासी वर्ग को भ्रमित कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से आदिवासी महिलाओं के कुपोषण का जिक्र किया था। तो आपको नहीं लगता ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सांसद राजकुमार रौत द्वारा उठाया जा रहा है? आपको क्या लगता है? आदिवासी महिलाओं में कुपोषण है, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन आदिवासी समाज में जब से धर्म विरोधी वातावरण बना है तब से आदिवासी महिलाओं में, आदिवासी किशोरियों में, आदिवासी युवतियों में चरित्रहीनता और सामाजिक अवेयरनेस की भावना जो है वो कम हुई है। आदिवासी महिलाओं को विमल खाने के लिए पैसा मिल जाता है, आदिवासी महिलाओं को गुटखा खाने के लिए पैसा मिल जाता है, तंबाकू खाने के लिए पैसा मिल जाता है, और आदिवासी पुरुषों को शराब पीने के लिए पैसा मिल जाता है, पोटली खरीदने के लिए पैसा मिल जाता है। लेकिन केवल अपनी पत्नी या अपनी बच्चियों को पौष्टिक आहार देने के लिए पैसा नहीं मिलता, ये समझ से परे की बात। कुछ ऐसे उदाहरण आ सकते हैं जिसमें महिलाओं में रक्त की कमी है, लेकिन जिस प्रकार से राजकुमार जी रौत महिलाओं में और किशोरियों में रक्त की कमी का जो दोष है वो शिव जी के व्रत और उपवास और विभिन्न जो हिंदू त्योहार हैं उन त्योहारों के समय के व्रत और उपवासों को जिस तरीके से कारण बता रहे हैं वो निश्चित रूप से गलत। राजकुमार जी रौत ये कहते हैं कि 7-8 साल की बच्चियां व्रत करती है। 7-8 साल की बच्चियां कोई व्रत नहीं करती है। जितनी भी शिव जी का व्रत करने वाली बच्चियां हैं वो 15 वर्ष से 25, 30, 40, 50 वर्ष की महिलाएं हैं, समझदार महिलाएं हैं और बुद्धिजीवी महिलाएं हैं। और आदिवासी महिलाएं जो हैं वो व्रत और उपवास करती हैं तो उनके भीतर जिन देवी देवताओं के व्रत उपवास करती है उनके संस्कार भी आते हैं, उनका चरित्र भी उनके भीतर आता है। और इस तरीके से आदिवासी महिलाओं के भीतर जो है वो शराब, मांसाहार, विमल, गुटखा, तंबाकू आदि नशे की भावना जो है वो आदत जो है वो भी छूटेगी धर्म की वजह से। तो मैं अगर मैं राजकुमार गलत जी नहीं की हूँ इस तो बात आप से भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं पे आदिवासी वर्ग में चरित्रहीनता फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ तो? बिल्कुल। आप अखबार उठा करके देख लीजिए। 2015 से आदिवासी परिवार और बीटीपी और इसके बाद में फिर भारत आदिवासी पार्टी बना करके जो इन लोगों ने भारत भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने काम किया है, इसके बाद से आदिवासी क्षेत्र में जो है वो चरित्रहीनता और नशे की आदत जो है वो बढ़ी है। क्योंकि भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के नेता भंवरलाल परमार खुद आज से 2 साल पहले शपथ दिलवाते हैं दो देसी दारू पीने की। वे ये मानते हैं कि दारू जो है वो आदिवासी की संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन हमारा ये मानना है कि दारू आदिवासी की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। दारू और नशा जो है वो आदिवासी संस्कृति में अपवाद है, आदिवासी संस्कृति की एक बुराई है। और मैं और आदिवासी समाज के जितने भक्त हैं, धर्मवीर लोग हैं, वो आदिवासी समाज में शराब का विरोध करते हैं। और हम भारत आदिवासी पार्टी, आदिवासी परिवार, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के नेताओं का इसलिए भी विरोध करते हैं कि उनकी वजह से कहीं न कहीं आदिवासी क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ी है।
और ये आदिवासी क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है। आदिवासी युवाओं को भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, आदिवासी परिवार और भारत आदिवासी पार्टी की जो गोपनीय बैठकें होती है, उसमें उन्हें सिखाया जाता है कि आदिवासी कौन है, गैर आदिवासी कौन है, गैर आदिवासी की क्या विशेषता है, आदिवासी की क्या विशेषता है। इस प्रकार की अनर्गल बातें करके आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच में नफरत की खाई जो है वो पैदा की जा रही है। और मेरा ये मानना है कि अगर ये प्रवृत्ति बनी रही और इनके हौसले इसी प्रकार से बुलंद रहे तो आने वाले 5 वर्षों में आदिवासी क्षेत्र की स्थिति जो है वो भयावह हो जाएगी। अभी मैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर संभाग की पुलिस और वहां के एसपीओ का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने ऑपरेशन शिकंजा, ऑपरेशन संस्कार जैसे जो अभियान चला करके जो भी आदिवासी क्षेत्र में नशा करके मोटरसाइकिल चलाते हैं, पावर बाइक चलाते हैं, तलवारें लहरा करके जो रीले बनाते हैं, उनके खिलाफ जो अभियान चलाया है, इससे कहीं न कहीं अभी इन लोगों की गलत प्रवृत्तियों के ऊपर विराम लगा। लेकिन जो संगठन आदिवासी युवाओं को गुमराह करते हैं, उन संगठनों के नेताओं और उन संगठनों के ऊपर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, ताकि आदिवासी क्षेत्र जो है वो शांत बना हुआ रहे और आदिवासी क्षेत्र में धार्मिक और सांप्रदायिक समरसता जो है वो बनी हुई रहे। जी, ग्रासिया जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, पर मुझे लगता है कि आदिवासी हित से जुड़े, आदिवासी राजनीति से जुड़े तमाम सारे सवाल हमने इस इंटरव्यू में कवर कर लिए। एक आखिरी मुद्दा जो बच रहा है वो आपके ज़रिए में उठाना चाहता हूँ। आप लगातार ईसाईकरण को लेकर भी चर्चा करते रहते हैं और उसका भी सीधा आरोप आप लगाते हैं भारत आदिवासी पार्टी पर। किस तरीके से ये काम हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ थोड़ा सा आप बता देंगे? भारत आदिवासी पार्टी, आदिवासी परिवार, भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा केवल और केवल वोट बटोरना चाहता है। वो ईसाइयों के वोट हासिल करना चाहते हैं, वो मुसलमानों के वोट हासिल करना चाहते हैं, इसलिए ईसाई और मुसलमानों को अच्छा लगे ऐसी ही बातें ये करते हैं। आदिवासी समुदाय के लिए बार बार राजकुमार रौत ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी परिवार के लोग कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के लोग कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अरे आप राजनीति कीजिए, आदिवासी का धर्म आदिवासी स्वयं तय करेंगे। आप कौन होते हैं? आप सांसद हैं। आप आदिवासी की आवाज उठाइए दिल्ली में जाकर के, लोकसभा में जाकर के। आप आदिवासी के धर्म की आप बात क्यों करते हैं? आदिवासी को जैसे ही सांसद राजकुमार रौत और बीएपी के नेता ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो आदिवासी युवाओं के मन से, आदिवासी युवाओं के दिलो दिमाग से हिंदू धर्म को इरेज करते हैं, मिटाते हैं और आदिवासी युवाओं के कोरे कागज पर ईसाई लोग जो हैं वो ईसाई धर्म की इबादत लिख देते हैं। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं भारत आदिवासी पार्टी, आदिवासी परिवार, भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के हिंदू विरोध की वजह से आदिवासी क्षेत्र में ईसाईकरण बहुत अधिक बढ़ा है और इस वजह से भी आदिवासी संस्कृति, आदिवासियों का अस्तित्व जो है वो खतरे में है और आदिवासी युवा, आदिवासी बुद्धिजीवी इस वजह से भी भारत आदिवासी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। जी, ग्रासिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़कर तमाम सारे सवालों का जवाब स्पष्ट रूप से देने के लिए। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के जरिए आदिवासी के उन मुद्दों को उजागर किया गया है, उठाया गया है, अग्रसर किया गया है, जिन पर चर्चा होना बहुत बहुत ज़रूरी था। ग्रासिया जी, आप पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़े, आपसे हमने संवाद किया न सिर्फ जय कृष्ण पटेल के जो राजनीतिक सरगर्मी वाले मुद्दे पे, बल्कि आदिवासी हित से जुड़े ईसाईकरण और उनमें पसर रही जो तमाम सारी भूमिकाएं हैं, तमाम सारी भ्रांतियां हैं, उन पर भी हमने विस्तार रूप से चर्चा की। मुझे लगता है कि पंजाब केसरी राजस्थान के जरिए काम करते हुए आदिवासियों की आवाज़ इस तरीके से स्पष्ट रूप से उठाना काफ़ी ज़्यादा लाजमी था। लेकिन ये कहानी का एक पहलू है, कहानी का दूसरा पहलू हम लगातार इंटरव्यू के जरिए, साक्षात्कार के जरिए लगातार आपके सामने पेश करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बस आपको करना यह है कि अगले इंटरव्यू तक आपको पंजाब केसरी राजस्थान तक जुड़े रहना है, उसको सब्सक्राइब करना है और अपनी जो राय है, महत्वपूर्ण राय है, ग्रासिया जी के तमाम सारे जवाबों को लेकर जो राय है उसको कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और तीसरा काम आपको ये करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिन तक ये पहुंचनी चाहिए। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी होगा। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस मुद्दे को बल्कि प्रदेश भर के तमाम छोटे बड़े मुद्दों को आप तक यूं ही पहुंचाएगा। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर नमस्कार।